गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ आज। मेरी बेटी को SMA बीमारी है। अब मैं नेक्स्ट क्या करूँ? IVF कराकर PGT करवाऊँ या नेचुरल प्रेगनेंसी करके CVS करूँ? नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी बोल रहा हूँ। मैं एक गायनिकोलॉजिस्ट हूँ विथ स्पेशल इंटरेस्ट इन रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एंड जेनेटिक्स। जो फीटल मेडिसिन और जेनेटिक्स में भी मैं काफ़ी काम करता हूँ। कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसे बीमारियों को जो कि खानदान में रहती हैं या फिर पता नहीं रहती हैं और अचानक प्रकट हो जाती हैं, वो दोबारा होंगी कि नहीं, ऐसी बीमारियाँ क्यों हुई, उनका आइडेंटिफिकेशन, उनकी पहचान कैसे करें, बीमारियों को होने से क्या हम रोक सकते हैं। ऐसी बीमारियों में स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बीमारी है तो थोड़ी रेयर इंडिया में, बट ऐसे घर में जहाँ पर हो सकता है कि हस्बैंड वाइफ का जो फैमिली है उसमें कोई दूर का या पास का रिलेशनशिप हो, उनमें ऐसी बीमारियाँ प्रकट होने की संभावना ज़्यादा रहती है। ऐसी ही बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो कि अचानक प्रकट होती हैं, आपको मालूम नहीं रहता। यदि आप फैमिली ट्रेस करेंगे, हो सकता है कि उसमें फैमिली में किसी को ऐसा मिले, तो ये एक फैमिली ट्री बनाना बहुत ज़रूरी होता है। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी बेसिकली होता क्या है? स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी का जो प्रॉब्लम है वो बहुत गंभीर होता है। उसका एक जीन होता है, उसको बोलते हैं सर्वाइवल मोटर न्यूरॉन, SMN नंबर 1। ये मेन जीन जो होता है DNA में, इसकी खराबी यदि हो तो हमारे पास में ये जो जीन है हमको एक अपने पापा से मिलता है, फादर से, और एक मदर से मिलता है और एक फादर से मिलता है। अब ये जो ऐसी बहुत सारी जीन है, ये हमारा पूरा DNA सिस्टम है। हमको एक DNA इधर से मिलेगा, एक DNA का पूरा कड़ी यहाँ से मिलेगा। इस DNA में मदर के पास में यदि एक सर्वाइवल मोटर न्यूरॉन SMN जीन अच्छा है और एक खराब है, और फादर के पास भी एक जीन अच्छा है और एक खराब है, अब ये दोनों मिलके जब हम बनते हैं, बच्चा बनता है, तो इसका 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 कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इनको मालूम ही नहीं रहता कि ये इसके वाहक हैं या कैरियर हैं। जब ये आपस में मैरिज होती है, जब ये बच्चा पैदा करते हैं, तो इनका जो कॉम्बिनेशन है, ये इस लड़ी से इस लड़ी का किसी से भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो ऐसे 4 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जिसमें कि ये अच्छा और ये यदि दोनों अच्छे हों, तो ये यदि ऐसा हो और ये एक अच्छा हो, थोड़ा पॉज करो, इस कॉम्बिनेशन में यदि ये वाला खराब और एक अच्छा है तो ये एक कैरियर होगा। ऐसे ही इसका और इसका यदि मिलाएंगे तो ये एक अच्छा और एक खराब होगा। बट प्रॉब्लम ये आती है कि जब ये दोनों मिल जाएं तो ये दोनों खराब आ गए। ये जो बेबी होगा, ये बेबी इन चारों कॉम्बिनेशन में कुछ भी हो सकता है हर बार। जब ये बच्चा पैदा होता है तो ये बीमारी 3-4 प्रकार की होती है। जो SMA टाइप 1 होता है, जीन का नाम सर्वाइवल मोटर न्यूरॉन है, SMN, और जो बीमारी है वो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी SMA है। ऐसे 3-4 वैरायटी की होती है, मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। ये जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, बेसिकली ये एक 2 रेफरेंसेस से मैं दे रहा हूँ। एक तो रिप्रोडक्टिव जेनेटिक्स जिसमें हम कैरियर स्क्रीनिंग करते हैं, और ये एक ऑक्सफोर्ड रेफरेंस है जिसमें कि डिटेल दिया हुआ है। इनसे मैं जानकारी लेके आपको ये जानकारी पहुंचा रहा हूँ। अब ये हस्बैंड वाइफ जब मालूम नहीं रहता और प्रेग्नेंट होती है ये लेडी, और ये गर्भ धारण करती है, तब भी उसे मालूम नहीं रहता कि ये बच्चा जो पेट में है उसमें दोनों खराब जीन लेके बैठे हैं, क्योंकि बच्चा भीतर तो ठीक रहेगा। जब ये पैदा होगा तो ये जो इसका जो सर्वाइवल मोटर न्यूरॉन 1 जीन जो है, इसमें यदि खराबी हो या इसका एग्जॉन नंबर 7 गायब हो या फिर इसमें कुछ म्यूटेशन हो तो इसमें वो प्रोटीन नहीं बनता है, और उस चक्कर में क्या होता है कि जो अपना स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड का जहाँ पर से हम अपने हाथ पैर चलाने वाले सिग्नल भेजते हैं, उसको मोटर न्यूरॉन बोलते हैं।
ये जो मोटर न्यूरॉन करने वाली जो सिस्टम है, जो मशीन है, जो एंटीरियर हॉर्न में रहती है, स्पाइनल कॉर्ड में, इसकी डेथ हो जाती है। इनकी जब डेथ होने लगती है तो इसका मोटर मतलब सच में मोटर चलाने वाला जो पावर है वो खत्म होने लगता है। जब मोटर चलाने वाला पावर खत्म होगा तो मसल की वीकनेस होगी। मसल की वीकनेस होगी तो ये बच्चा विद इन 6 मंथ्स एकदम लिथार्जी, एकदम वो ढीला पड़ जाएगा और धीरे धीरे इसकी सांस लेने की भी कैपेसिटी खत्म हो जाएगी और इसकी अधिकतर डेथ हो जाती है, खासकर SMA टाइप 1 में। अब ऐसे ही सर्वाइवल मोटर न्यूरॉन का जो नंबर 1 वाला जीन है, ऐसे ही सर्वाइवल मोटर न्यूरॉन के नंबर 2 वाले जीन भी रहते हैं, ये भी हमारे पास में रहते हैं। इनकी बहुतायत यदि रहे तो इसकी सीवियरिटी सर्वाइवल मोटर न्यूरॉन 1 नंबर जीन में यदि खराबी है तो ये यदि अच्छे से रहे तो इसकी सीवियरिटी को थोड़ी सी ये बैलेंस करती है। तो ऐसे केसेस में हो सकता है कि ये 2-3 साल में अपीयर हो और एडोलेसेंट में 11-12 साल में या 15-16 साल में डेथ हो। यदि और भी है तो ये सीवियरिटी या इसकी गंभीरता थोड़ी कम हो सकती है पर जाती नहीं है। तो ऐसे में एक ऐसी बीमारी है जिसके कारण बच्चे में एक गंभीर बीमारी होती है जिसके कारण बच्चे की अर्ली डेथ होती है। इसकी एक इंजेक्शन या दवाई भी निकली है जो बहुत ही कॉस्टली है, बहुत ईजिली अवेलेबल नहीं होती, पर उसको लगातार लगाना भी सबके बस की बात नहीं होती है। अब बात आती है कि वो जो पूछ रहे हैं कि हम कैसे पता करें कि हमारा अगला बच्चा SMA से ग्रसित होगा कि नहीं, या फिर हम PGT-M करा के ये देख लें कि इसमें SMA हो तो नहीं रहा, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। अब ये जो कैरियर स्टेटस है, ये कैरियर स्टेटस किस प्रकार का है वो देखना पहले जरूरी है। तो इसमें ये वाला जो SMN1 का सर्वाइवल मोटर न्यूरॉन का जो जीन है उसको देखने के लिए उसकी डोजेज देखी जाती है। ये डोजेज यदि हाफ है तो कई बार ये भी प्रॉब्लम होती है कि इससे पक्का नहीं हो पाता है कि कौन सा कैरियर है। एक डिफरेंट टाइप का कैरियर होता है, वो मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, पर अधिकतर ये डोजेज फ्रीक्वेंसी से ये पता चल सकता है कि ये दोनों कैरियर किस प्रकार के हैं। ये पता करने के बाद हम ये पता करना चाहेंगे कि यदि हम PGT-M करना चाहें तो हमको इसके साथ के लिंक्ड मार्कर देखने पड़ेंगे। मतलब ये एक लंबा प्रोसीजर है, बट PGT-M का मतलब होता है कि मैं इस लेडी का अंडा निकाल लूँ, इस पुरुष का शुक्राणु निकाल लूँ, दोनों को मिक्स करूँ, भ्रूण बनाऊँ, ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। इस ब्लास्टोसिस्ट के ट्रोफोएक्टोडर्म से मैं पहले SMN1 का जीन निकाल के फिर उसका टेस्ट करूं। उस टेस्ट के बाद में हम ये पता करें कि ये डिजीज़ फ्री भ्रूण है कि नहीं। इसके लिए हमको प्री PGT एक वर्कअप करना जरूरी है फैमिली में देखने के लिए। ये एक लंबा काम है, बट ये हो सकता है, एक्सपेंसिव है। या फिर मैं इस लेडी को बोलूं कि आप प्रेग्नेंट होइए और जो प्रेगनेंसी जब होगी उसका जो बेबी बनेगा, उस बेबी का जो प्लेसेंटा बनेगा, उस प्लेसेंटा का मैं बायोप्सी कर लूँ, उसका कोरियन निकाल के CVS कर लूँ। उस CVS से मैं ये वाला टेस्ट कर लूँ कि इसमें SMN1 नॉर्मल है कि गड़बड़ है कि कैरियर है कि दोनों खराब है कि दोनों अच्छे हैं। इस हिसाब से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये एक प्रीनेटल डायग्नोसिस का तरीका है सर्वाइवल ये स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी को देखने का। आजकल लोग जब IVF कराते हैं तो विदेशों में तो ये कॉमन हो गया है कि हम 5 डिजीज़ का कैरियर स्क्रीनिंग जरूर कर लें। मैं कोशिश करता हूँ ये ऑफ़र करने का कि थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, डेफनेस का और फ्रेजाइल एक्स मेंटल रिटार्डेशन जीन का ये देखने का कोशिश करता हूँ कि क्या दोनों हस्बैंड वाइफ कोई मेजर ऐसी बीमारी लेके कैरियर तो नहीं है। यदि हैं, दोनों जन कैरियर हैं एक ही बीमारी के, तो हम एक बच्चे को, खराब बच्चे को आने से रोक सकते हैं। तो ये नई टेक्निक है, बट कैरियर स्क्रीनिंग अभी भी नई चीज़ है जो हम करते हैं। काफ़ी दिन से मैं करता हूँ, एक्सपांडेड कैरियर स्क्रीनिंग भी करता हूँ।
बट जिनकी प्रेगनेंसी में एक घर में बच्चा जैसे डाउन सिंड्रोम का हो गया, जैसे थैलेसीमिया मेजर का हो गया, ऐसे ही यदि स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी का बच्चा लेके हो गया और उसकी डायग्नोसिस यदि जेनेटिक बन गई कि उसको SMA टाइप 1 है, टाइप 2 है, तो हम मदर फादर में फिर ये जीन देख लेते हैं कि दोनों कैरियर का स्टेटस क्या है, और उस हिसाब से यदि वो फिर से प्रेग्नेंट होती है तो हम तीसरे महीने में कोरियन बायोप्सी करके उनका जांच करके देख सकते हैं कि जो बच्चा भीतर पल रहा है वो बच्चा डिजीज़ फ्री है कि नहीं, कि कैरियर है। क्योंकि यदि डिजीज्ड है तो उसको रखना नहीं रखना वो कपल का अपना एक निर्णय होगा। कपल यदि चाहे तो इस चीज़ का प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्ट मेंडेलियन डिसऑर्डर, जिसको PGT-M कहते हैं, यदि अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़रूर करा सकते हैं। ये एक क्लिष्ट विषय है और मैं इसको इसलिए बोला क्योंकि ऐसे एक पेशेंट और है जो मीकॉम डिसऑर्डर करके हैं, जो बहुत रेयर डिसऑर्डर्स होते हैं। उन रेयर डिसऑर्डर्स को इस फोरम में बहुत डिस्कशन करना सबके लिए बहुत बोरिंग हो सकता है, इसलिए मैं वो सब जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं लेता हूँ। पर जो मैं थैलेसीमिया का, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी का, अभी एक ने रेटिनोब्लास्टोमा का पूछा था, उसका भी वीडियो मैंने डाला है। तो ये चीज़ें मैं कोशिश करता हूँ कि जितना एक सिंपल हिंदी में जेनेटिक समझाया जा सके वो मैं समझाता हूँ। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए यदि आपको चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है।